हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर पे स्टूडेंट हमने क्रॉपिंग पैटर्न को थोड़ा और डिस्कस किया था। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, 3 टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न हमने डिस्कस किए थे। इसके बाद में हमने देखा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या एडवांटेज है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ठीक है बेटा, तो हमने देखा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं हमारे लिए बाकी प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन में। ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू पॉल्यूशन भी कम से कम होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिनिमल यूज़ होता है पेस्टिसाइड्स का और जितने भी फर्टिलाइजर्स या फिर जितने भी केमिकल्स यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर में। ठीक बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया था आपको। हमने देखा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कैसे क्रॉपिंग पैटर्न यूज़ करने से हमारी क्रॉप में वीड या फिर जितने भी पेस्ट है या फिर जितने भी डिजीज़ है उनका इन्फेक्शन कम से कम हो सकता है। क्लियर? तो आज हम डिस्कस करते हैं बेटा 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ना। डेफिनेशन टाइप है, तो आप इसको लिख लेना। फर्स्ट बेटा बायो फर्टिलाइजर। फर्स्ट है बायो फर्टिलाइजर। दिख रहा है बेटा आपको? एक बार चेक कर लेता हूं मैं। वेट, दिख रहा है। तो बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं बेटा? लिखते हैं हम, बायो फर्टिलाइजर्स आर सम microorganisms biofertilizers are some microorganisms are used to fix atmospheric nitrogen into soluble nitrogen form such as nitrate and nitrite। ठीक है बेटा, ये जितने भी बायो फर्टिलाइजर्स हैं, ये बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? तो ये बायो फर्टिलाइजर्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितनी भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करती है बेटा? ये करती है नाइट्रेट की फॉर्म में और नाइट्राइट की फॉर्म में। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ, रेस्पेक्टिवली NO3 NO2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से भी दे सकता है और नाम भी दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि NO3 नाइट्रेट है बेटा, NO2 नाइट्राइट है। तो बायो फर्टिलाइजर्स कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं बेटा, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ फंगस होते हैं। और ये बायो फर्टिलाइजर्स जितनी भी एटमॉस्फेयर की जितनी भी नाइट्रोजन गैस है, इस नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, क्योंकि बेटा एक मैक्रो न्यूट्रिएंट भी है प्लांट के लिए। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन प्लांट कैसे यूज़ करते हैं, इसको कैसे एब्जॉर्ब करते हैं? तो बहुत सारे एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं।
कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म, सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर सिम्बायोटिक whereas some माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर नॉन सिम्बायोटिक। कुछ सिम्बायोटिक होते हैं और कुछ नॉन सिम्बायोटिक होते हैं बेटा, ठीक है। तो जो सिम्बायोटिक होते हैं वो तो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लांट है तो प्लांट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे बेटा राइजोबियम। एग्जाम्पल लिख दूं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल, नीचे लिखना आप, स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल राइजोबियम। और राइजोबियम किस टाइप का बैक्टीरिया है, तो बेटा ये क्या शो करता है, सिम्बायोसिस। क्या शो करता है, सिम्बायोसिस। और किन के साथ में, तो लेग्यूम्स प्लांट के साथ में, है ना। किन प्लांट के साथ में सिम्बायोसिस शो करता है, तो लेग्यूम्स प्लांट के साथ में। मैंने आपको बताया था कि बेटा इस तरीके से जो लेग्यूम्स का प्लांट होता है, इस तरीके से जो लेग्यूम्स का प्लांट होता है, लेग्यूम्स की प्लांट में नीचे जो बेटा रूट्स होती हैं लेग्यूम्स के प्लांट की, ये सॉइल के नीचे वाला पार्ट बना रहा हूँ बेटा। तो ये जो रूट्स होती हैं, इनकी रूट्स नीचे से इस तरीके से फूली होती हैं, ठीक है बेटा। इस तरीके से इनकी रूट्स नीचे से फूली हुई होती हैं, स्वॉलन रूट्स होती हैं। और इनकी रूट्स के अंदर, यहाँ पर इनकी रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। और इन्हीं बैक्टीरियाज को क्या बोलते हैं बेटा हम, इन्हीं बैक्टीरियाज को बोलते हैं हम, ये जो बैक्टीरिया है बेटा, इन्हीं को क्या बोल रहे हैं हम, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्योंकि ये बैक्टीरिया, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये लेग्यूम्स प्लांट की रूट के अंदर प्रेजेंट है, इसीलिए कैसा नेचर शो कर रहा है बेटा, ये सिम्बायोसिस। ये जो लेग्यूम्स प्लांट है बेटा, जितने भी दाल वाली फसलें होती हैं, जितनी भी बीन्स वाली क्रॉप होती है, उन्हें बोलते हैं हम लेग्यूम्स प्लांट। क्या बोलते हैं बेटा, लेग्यूम्स प्लांट। यहां लिख देता हूं डैश करके, आप समझ जाना, है ना। लेग्यूम्स मतलब जितनी भी दालों वाली फसलें। ये ऊपर का आपको नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है बेटा, दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, अब साफ दिख रहा है, एकदम क्लियर। तो बेटा बायोफर्टिलाइजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सॉइल के अंदर, अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है, और प्लांट को तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन चाहिए होता है बेटा, क्योंकि प्लांट बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बना सकते, है ना। और कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं बेटा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस को, क्योंकि डायरेक्टली तो नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं प्लांट क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन गैस को, जो इनके पास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन गैस को, यहाँ पे लिखा है बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, N2 की फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है बेटा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस फॉर्म में होती है, ये होती है N2 की फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। और इसी नाइट्रोजन गैस को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म NO3 और NO2 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। मैंने इसके साथ ही नेक्स्ट आपको पॉइंट बताया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं और नॉन सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। मीन्स ये सिम्बायोसिस शो भी कर सकते हैं और सिम्बायोसिस नहीं भी शो कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कि सिम्बायोसिस शो करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा है राइजोबियम का। तो बेटा राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। क्या ये बेटा, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है ना। राइजोबियम क्या बेटा, एक बैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया सिम्बायोसिस शो करता है। क्या शो करता है बेटा, सिम्बायोसिस। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको सिम्बायोसिस का मतलब पता होना चाहिए। तो ये है बेटा एक लेग्यूम्स प्लांट। लेग्यूम्स प्लांट क्या होते हैं, जितनी भी बीन्स वाली क्रॉप होती है उन्हें बोलते हैं हम लेग्यूम्स प्लांट। तो इन लेग्यूम्स प्लांट की जो रूट्स होती है बेटा, वो नीचे से फूली हुई होती हैं,
ठीक है, रूट्स कैसी होती है इनकी, फूली हुई। और इनकी फूली हुई जो रूट्स होती है, स्वोलन रूट्स जो होती है बेटा, इनकी स्वोलन रूट्स के अंदर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, है ना। जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं तो इसी रिलेशनशिप को, जहां पर दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं बेटा हम सिम्बायोसिस। तो यहाँ पे प्लांट की रूट या फिर प्लांट क्या है, एक ऑर्गेनिज्म, दूसरा ऑर्गेनिज्म क्या है, बैक्टीरिया, दोनों एक साथ सरवाइव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह के रिलेशनशिप को बोलते हैं बेटा हम सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म, ठीक है, या फिर बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। क्या बोलते हैं बेटा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअलिज्म या फिर सिम्बायोसिस। इसको म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको सिम्बायोसिस, या फिर और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म भी बोलते हैं इसको, ठीक है। दोनों में से आ सकता है, दोनों भी नाम आ सकते हैं बेटा, सिम्बायोसिस आ सकता है या फिर म्यूचुअलिज्म आ सकता है, सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर म्यूचुअलिज्म। तो किसी भी नाम से आ सकता है, आपको छोड़ना नहीं है। तो कई बार ये पूछ लेता है कि राइजोबियम कैसा, किसके साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करता है, तो लेग्यूम्स प्लांट की रूट नोड के साथ। ये क्या है बेटा, ये क्या है, रूट नोड है ना। फूली हुई जो रूट्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, रूट नोड। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, यहां तक समझ में आ गया, रफ करूं उसको मैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे बेटा हम बायोपेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड, ठीक है। तो बेटा बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं, बायोपेस्टिसाइड लिख लेते हैं हम, कई बार पूछ लेता है आपसे, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, एक एक मार्क के यहाँ पर। फाइंड द टर्म, है ना, सॉरी डिफाइन द टर्म, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको वहां पर लिखना होता है, एक या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। तो लिखते हैं बेटा बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं, बायोपेस्टिसाइड आर some organism which kill or repel the growth of insect, weeds and pest। ये क्या करते हैं बेटा, बायोपेस्टिसाइड कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स जितने भी इंसेक्ट हैं या फिर वीड्स हैं या फिर पेस्ट, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या फिर किल करते हैं इन्हें, या फिर इन्हें हमारे मेन प्लांट से दूर रखते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल लिख लेते हैं बेटा हम एक, सच एज neem leaves are often used to store grains। ठीक है, सच एज नीम लीव्स आर ऑफन यूज टू स्टोर ग्रेन्स। जैसे बेटा घरों में नीम लीव्स का यूज किया जाता है, तो नीम लीव्स क्या है,
एक ऑर्गेनिज्म ही बेटा ना। नीम का प्लांट क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। प्लांट सारे क्या है, ऑर्गेनिज्म। तो बेटा बायोपेस्टिसाइड आर सम ऑर्गेनिजम्स विच किल और रिपेल द ग्रोथ ऑफ इंसेक्ट, वीड्स एंड पेस्ट। इंसेक्ट की ग्रोथ को हम करते हैं बेटा, है ना। वीड्स जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं हमारे मेन प्लांट के साथ में, कई बार अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं, उन्हें बोलते हैं हम वीड्स। और पेस्ट, पेस्ट क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे मेन प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इन सब की ग्रोथ को ये रिपेल करते हैं, इनहिबिट करते हैं। यहां पर एग्जांपल दिया बेटा एक, जैसे नीम लीव्स। नीम लीव्स घरों के अंदर यूज करते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। नीम लीव्स का यूज किया जाता है। नीम जो होती है इंसेक्ट और वीड्स को दूर रखती है हमारे मेन प्लांट से, या फिर ग्रेन्स में इनका इन्फेक्शन नहीं होने देती है। तो स्टोरेज के लिए नीम लीव्स का यूज किया जाता है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया। बायोपेस्टिसाइड्स का मतलब क्या होता है, तो बायोपेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी एक आ सकता है, छोटा सा आपको डिफरेंस लिखना है कि बायोपेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है बेटा, रफ कर दूं मैं इसको। इसके बाद लिखेंगे बेटा हम एक बॉक्स बना के बंद करना है आपको। मैक्रोन्यूट्रिएंट, कौन कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट को रिक्वायर होते हैं, एनिमल्स को नहीं। हमने जो पहले लिखे थे बेटा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वो सारे क्या थे, वो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट थे, लेकिन वो एनिमल्स को रिक्वायर थे, ठीक है। प्लांट्स को ग्रोथ के लिए या फिर प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए या फिर अपनी जितनी भी इसके अंदर फंक्शन हो रहे हैं, लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर है बेटा, तो अपनी बॉडी के फंक्शंस के लिए, अपने को आपको बनाए रखने के लिए भी कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या है, these macronutrient are very essential, very हटा दो उसको, essential for the plants। और कितनी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, मोर देन 1 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर। कितने होते हैं बेटा, ये डेली 1 मिलीग्राम से ज़्यादा रिक्वायर होते हैं डेली, ठीक है। इनकी जरूरत 1 मिलीग्राम से ज़्यादा होती है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। दे इंक्लूड सच एज, कौन कौन से बेटा, ठीक है। तो ये कुछ हैं बेटा, जैसे नाम लिखे मैंने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और सल्फर। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं।
ये प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। और जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या है बेटा, रिजर्वायर। सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट, जितने भी न्यूट्रिएंट प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो कहाँ से करते हैं, सॉइल से। सॉइल के अंदर सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं, तो जब भी प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो ये सारे न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब किए जाते हैं। तो सॉइल इज अ रिजर्वायर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड दे आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स। ठीक है, पर डे रिक्वायरमेंट ऑफ दीज मैक्रोन्यूट्रिएंट आर 1 मिलीग्राम। They include such as NPK, Ca and S, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और जितना भी सल्फर है, इनको बोलते हैं हम मैक्रोन्यूट्रिएंट। नोट डाउन कीजिए बेटा। तो आप समझ गए कि इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट क्यों बोलते हैं, कि पर डे इसकी रिक्वायरमेंट 1 मिलीग्राम प्लांट्स की ड्राई वेट के अकॉर्डिंग 1 मिलीग्राम पर डे इनकी रिक्वायरमेंट है। नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, एक और लिख लेना बेटा यहां पर, मैग्नीशियम। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। अब आप समझ गए होंगे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जिनकी 1 मिलीग्राम से कम रिक्वायरमेंट होती है ना, डेली इनकी 1 मिलीग्राम से कम रिक्वायरमेंट होती है, तो इसीलिए उनको बोलते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये हम प्लांट्स के लिए पढ़ रहे हैं बेटा। आप स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट पढ़ा था न्यूट्रिएंट के टाइप में। ऐसे ही प्लांट के लिए भी कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। जैसे हमें जरूरत है न्यूट्रिएंट की, ऐसे प्लांट को भी जरूरत है। तो प्लांट को कुछ अलग मैक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे बेटा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम। ठीक है बेटा, इसके बाद लिख लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं। ये आ गया होगा समझ में आपको। माइक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है बेटा, जैसे फर्स्ट सेकंड डाल लेना बेटा इसको। और ये जो है बेटा, ये अलग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसे नहीं लिखा रहा हूँ आपको, इनसे रिलेटेड काफ़ी सारे एमसीक्यूज फॉर्म होते हैं। अगर आप जो बहुत सारे आपके लेवल के एग्जाम्स हैं उनको आप देते हो तो वहाँ पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर द प्लांट। These are also essential for the growth of plant। ये भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेस देन 1 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर होता है बेटा। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जैसे आयरन है, बोरॉन है ना, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, आयरन, बोरॉन, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट भी जरूरी है प्लांट के लिए, लेकिन ये कम अमाउंट में जरूरत है। जैसे हमने डिस्कस किया था, हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट मैक्रोन्यूट्रिएंट है और ज़्यादा अमाउंट में उसकी ज़रूरत होती है ना। ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ प्लांट्स के लिए भी कुछ मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिनकी ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है, और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिनकी कम अमाउंट में ज़रूरत होती है।
जैसे यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट के लिए है बेटा फेरस, बोरॉन, कॉपर, जिंक, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है, ऐसे ही हमें कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, तो हमने लिखा था विटामिन और मिनरल्स की, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्रोन्यूट्रिएंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, इसको रफ करूं। इसके बाद एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं हम। 1 मिनट। सॉइल इज इंपॉर्टेंट reservoir of nutrients for the plants। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, तो सॉइल से। सॉइल एक इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है जो कि न्यूट्रिएंट्स को जमा करके रखती है। प्लांट्स continuously withdraw these nutrient from the soil। plants continuously withdraw these nutrient from the soil। ठीक है, तो प्लांट्स जितने भी न्यूट्रिएंट है उनको क्या करता है, सॉइल से ऑब्टेन करता है, सॉइल से कंटिन्यूसली उनको विड्रॉ करता है। तो इसीलिए मैंने बोला था अगर एक ही टाइप के क्रॉप को आप लगाते जाओगे जिसको सेम टाइप के न्यूट्रिएंट की जरूरत है, तो क्या होगा, सॉइल में उस न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूसली एक प्लांट को लगाते जाओगे फील्ड में, तो वो प्लांट क्या करेगा, लगातार उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता रहेगा सॉइल से, और एट लास्ट क्या होगा बेटा, आपकी उस सॉइल के अंदर उस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्रॉप रोटेशन की जरूरत पड़ती है, हर बार अलग टाइप के प्लांट को लगाना चाहिए जिसकी अलग न्यूट्रिएंट डिमांड हो, अलग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट हो, ताकि अलग अलग न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होते रहें सॉइल से। फिर दोबारा से हम फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर देंगे सॉइल के अंदर, जिससे जितनी भी डेफिशिएंसी है सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट की वो सारी फुलफिल हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे, इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। तब तक अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, लर्न कीजिए चैप्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड लक।